नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज से आपके हिस्ट्री के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे जिनसे डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में जो चैप्टर है ब्रिटिश गवर्नर या गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश गवर्नर या गवर्नर जनरल रहे हैं उसके बाद, और उसके बाद आपके वायसराय जाते हैं 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद। वो दूसरे पार्ट में करेंगे 1858 के बाद जो वायसराय आते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में और उनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनसे डायरेक्ट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उनके बारे में। तो ब्रिटिश राज की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ 1757 से हो गई थी, जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई थी यहाँ पर। प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख था वो था आपका ड्रेक, ठीक है। उसके पहले यहाँ कोई गवर्नर जनरल नहीं था, प्रमुख बनाया गया था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण दिया था, और प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को गवर्नर बना लिया था बंगाल का। तो बंगाल का अगर पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो आ जाएगा क्लाइव, ठीक है। गवर्नर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रथम गवर्नर वो आ जाएगा क्लाइव। क्लाइव ने 2 कार्यकाल किए बंगाल के गवर्नर के रूप में। बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव ने 2 कार्यकाल किए थे। एक तो प्लासी के बाद इसे बनाया गया था, तो उसका कार्यकाल जो था वो था 1757 से 1760 तक, ठीक है। उसके बाद जब मोहम्मद कासिम ने दोबारा से युद्ध हुए थे इनके, मोहम्मद कासिम, सजाउद्दौला और शाह आलम, उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार हुई थी, और उसके बाद फिर इसको बनाया गया था दोबारा से 1765 में बना दिया गया था इसको, और फिर ये 1767 तक रहा था। तो 2 कार्यकाल इसके रहे। तो अगर प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। इसके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनमें है, एक तो दीवानी की प्राप्ति कर ली थी इन लोगों ने बक्सर के युद्ध के बाद, दीवानी की प्राप्ति हुई थी इन्हें, ठीक है, कर इकट्ठा करने के लिए। तो ये हुई थी इलाहाबाद की संधि के द्वारा, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी 1765 में। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी मुग़ल सम्राट के साथ, उनसे इन्होंने शाह आलम से दीवानी प्राप्त कर ली थी। ये दीवानी प्राप्त करी थी बंगाल की, बिहार और उड़ीसा। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है 1765 की, ठीक है। दूसरी जो घटना है क्लाइव के समय की, वो है श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ये श्वेत विद्रोह हुआ था आपका जब क्लाइव ने 1766 में हो गया था, जब क्लाइव ने दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते हैं उनको ही केवल दोहरा भत्ता किया। इसके लिए श्वेत अधिकारियों ने विद्रोह किया था, तो क्लाइव ने इसको दबा दिया था। अन्य सबसे महत्वपूर्ण घटना है क्लाइव के समय की, वो है द्वैध शासन, जो बंगाल में लगाया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस टाइम साथ ही थे, तो बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद इसको लगा दिया गया था। तो ये चलता रहा था 1765 से 1772 तक। बाद में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। परसिवल स्पेयर ने भविष्य का अग्रदूत, और बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला बताया है। तो ये क्लाइव का कार्यकाल है, दीवानी की प्राप्ति, श्वेत विद्रोह और द्वैध शासन। द्वैध शासन से कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है। उसके बाद हॉलवेल आया था, स्थानापन्न गवर्नर आया था, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं है उसके समय की। और बीच में जब क्लाइव चला गया था यहाँ से, तो वेंसीटार्ट आया था, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1760 से 65 तक, ये बंगाल का गवर्नर था। इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये इसलिए फेमस है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर था बंगाल का, तो वेंसीटार्ट था, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से
क्लाइव आ गया था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय ही फिर रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में। बाद में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, 1772 में गवर्नर बना, 1774 तक रहा गवर्नर, और उसके बाद 1774 से गवर्नर जनरल बन गया था, 1785 तक रहा गवर्नर जनरल। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था 1773 में। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, और उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, कई बार भारत का गवर्नर जनरल बोल जाते थे, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था जिसके द्वारा इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। दूसरा, राजस्व बोर्ड की स्थापना हुई थी, रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था और मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था बोर्ड को। ठीक है, भूमि सुधार किए थे, हालांकि ज़्यादातर भूमि सुधार कार्नवालिस इसके समय में, लेकिन इसने भूमि सुधार किए थे। ठीक है, इसमें 5 वर्षीय और 1 वर्षीय भूमि बंदोबस्त इसने लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, भूमि बंदोबस्त की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। न्यायिक सुधार क्या हुए थे, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पहले बता चुका हूँ, उसके द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका जो मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इस वारेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी बोला जाता है। ठीक है, न्यायिक सेवा का अगर पूछा जाएगा, न्यायिक सेवा का जन्मदाता, तो वारेन हेस्टिंग जाएगा। वारेन हेस्टिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, राजस्व बोर्ड की स्थापना, भूमि सुधार और न्यायिक प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, एलिजा इम्पे उसका मुख्य न्यायाधीश, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को बोला जाता है। उसके बाद बनारस की संधि हुई थी, इसके समय हुई थी, बनारस की संधि हुई थी 1773 में। ठीक है, उसके बाद फैजाबाद की संधि हुई थी, फैजाबाद की संधि भी इसके समय हुई थी। ठीक है, 1775 में अवध की बेगमों के साथ। और एक और जो महत्वपूर्ण घटना है वो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये करी थी आपकी विलियम जोन्स ने 1784 में। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसमें भगवत गीता का विलिकिंस के द्वारा और हितोपदेश दूसरी थी जिनका अनुवाद किया गया था, इसीलिए की गई थी। ठीक है, और एक इसके समय की महत्वपूर्ण एक और घटना है नंद कुमार का केस आया था, नंद कुमार का केस आया था जिसने इस पे आरोप लगाया था वारेन हेस्टिंग पे कि इसने मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम से मुबारकुद्दौला का संरक्षक बनने के लिए 3.5 लाख रुपए घूस लिए थे। हालांकि वारेन हेस्टिंग ने इस केस को एलिजा इम्पे की मदद से दबा दिया, इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। नंद कुमार का केस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसका यहाँ पर जिक्र किया है। बाद में वारेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में जाकर के महाभियोग लगाया था बर्क ने। ये पहला
गवर्नर, एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था, हालांकि उससे ये बच गया था बाद में। उसके बाद हैं कॉर्नवालिस, ये आपने नाम सुना ही होगा, कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बन के आए थे। इनका जो कार्यकाल है वो है 1786 से 93 तक। ठीक है। इनके काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, सिविल सेवा। सिविल सेवा का जन्मदाता किसे बोला जाता है? सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ठीक है, सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और इसके लिए बाद में सिविल सेवा के बारे में थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि इनसे पूछे हुए जाते हैं। 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी, पहले इंग्लैंड में होती थी और बाद में ये 1923 में इंग्लैंड और भारत में दोनों जगह पर होने लगी थी। और एक और थोड़ी सी इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। 1863 में जो पहले ICS थे, जो भारतीय चुने गए थे, जो पहले ICS थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है, कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी असम के कलेक्टर थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे और सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। पहले इसकी जो आयु थी 23 वर्ष थी परीक्षा की अधिकतम आयु, और लीटर ने इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, बिल्कुल ही कम कर दिया था। खैर ये आपकी जानकारी के लिए था। तो सिविल सेवा का जन्मदाता है वो कॉर्नवालिस को बोला जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। पुलिस सेवा की शुरुआत भी कॉर्नवालिस ने ही की थी। ठीक है, पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को ही बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। उसके बाद है स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, जिसमें आपके रैतेवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त तो है ही। स्थायी बंदोबस्त ठीक है। 1753 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। इसमें जिम्मेदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। ठीक है। रैतेवाड़ी बंदोबस्त था जो मद्रास में लागू किया था, और महलवाड़ी जो बंदोबस्त था वो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया था, जो वर्तमान में है। कॉर्नवालिस संहिता की स्थापना भी इसने की थी, जिसमें नए प्रशासन के लिए अलग से वो किया था। कॉर्नवालिस संहिता, ठीक है। और उसके बाद कॉर्नवालिस भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में है। इसकी समाधि गाजीपुर में है। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जनरल है ये। आगे आते हैं सर जॉन शॉर, जिन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। सर जॉन शॉर, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है 1753 से 1798 तक रहा था। मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की इन्होंने नीति का पालन किया था। ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है कॉर्नवालिस के बाद वो आते हैं आपके लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, लॉर्ड वेल्जली, इनको आप जानते होंगे, सहायक संधि के नाम से फेमस है। 1798 में और 1805 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। और ये 37 वर्ष की आयु में भारत का गवर्नर जनरल बना था, बहुत कम एज में। इनके कार्यकाल की जो मुख्य घटनाएं हैं और सबसे फेमस तो वही है सहायक संधि प्रणाली थी जो, ठीक है। इसमें क्या था, सहायक संधि प्रणाली में ये अंग्रेजी जो श्रेष्ठ था उसको स्थापित करना चाहता था, और फ्रांसीसियों का भी उस टाइम अंग्रेजों को भी आता। तो वेल्जली ने सहायक संधि प्रणाली लागू कर दी थी। इसमें क्या होता था, जो राज्य सहायक संधि प्रणाली अपनाता था उसके जो अपने विदेशिक संबंध हैं वो अंग्रेजी राज्य के अधीन हो जाते थे, परंतु आंतरिक मामलों में अंग्रेज उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, ये नेपोलियन का डर और फ्रांस की वजह से ये सब किया गया था, सहायक संधि प्रणाली। तो सहायक संधि प्रणाली के बारे में जैसे सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है। सहायक संधि प्रणाली है तो पता ही लग गया कि लॉर्ड वेल्जली ने लागू की थी। ठीक है, सबसे पहले लागू हुई थी हैदराबाद के पास,
हैदराबाद। हैदराबाद का तो जो निज़ाम था उसने इसको अपनाया था। तो ये हुई थी 1798 में। ठीक है, सन में वैसे लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैसूर पे तो थोपी गई थी टीपू सुल्तान के बाद। ठीक है, 1799 में। उसके बाद तंजौर के राजा ने इसको अपना लिया था। ठीक है, ये भी 1799 में। और फिर अवध के नवाब ने तो इसे अपना ही था। ये हुई थी आपके 1801 में। उसके बाद पेशवा पे भी थोपी गई थी सहायक संधि। ठीक है, 1802 में। उसके बाद है भोंसले नागपुर के, उन्होंने अपनाया था 1803 में। ठीक है, उसके बाद सिंधिया को भी हरा दिया गया था। ठीक है, 1804 में सिंधिया ने भी सहायक संधि प्रणाली को अपना लिया था। उसके बाद राजस्थान के जो राज्य हैं सीधे पहले जोधपुर ने अपनाया, कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर जयपुर ने, और उसके बाद मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इनका सहायक संधि प्रणाली का। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हैदराबाद है आपका, उसके बाद मैसूर है, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले और सिंधिया। और राजस्थान में पूछा जाएगा तो जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। ठीक है, ये सहायक संधि प्रणाली की सीक्वेंस है आपका। तो ये इसके बेलजली के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। उसके बाद सर जॉर्ज बॉलो आया था। ठीक है, उसमें हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, तो इसलिए भी फेमस है वो मराठों के प्रति। लेकिन जो फेमस हैं वो आए थे लॉर्ड मिंटो। ये भी ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन इनके समय की घटना है। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल था जो 1807 से 1813 तक था। ठीक है, इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना भी वो थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, जिसमें 1809 में अंग्रेज़ों की तरफ से चार्ल्स मैटरफॉक ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है, सतलुज के जो पूर्व के प्रदेश थे वो अंग्रेज़ों को मिल गए थे, और पश्चिम में रणजीत सिंह अपने आज़ाद हो गए थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ये अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक 10 साल का इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में हस्तक्षेप की जो नीति थी उसको त्याग दिया गया था, और भारत में ब्रिटिश जो प्रभुसत्ता थी इसी के समय में मुख्य रूप से स्थापित हुई थी। जो महत्वपूर्ण घटना है पहली है वो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, नेपाल के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध ये हुआ था आपका 1814 से 1816 में। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं नेपाल युद्ध से। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो, इसकी जो संधि हुई थी फिर 1816 में संधि हुई थी संगोली की संधि। ठीक है, संगोली की संधि 1816 में। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा जो गढ़वाल, ठीक है, कुमायूं जो अभी उत्तराखंड में है, शिमला आपके हिमाचल प्रदेश में, रानीखेत, ठीक है, नैनीताल, ये अंग्रेज़ों को मिल गए थे। ठीक है, और गोरखों ने काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार कर लिया था। तो इसका ये परिणाम हुआ था। इसके समय की दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना है, पहली तो आंग्ल नेपाल युद्ध, दूसरी थी पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन जो किया गया था वो हेस्टिंग्स ने किया था। जो मराठाओं के साथ रहते थे, पिंडारियों का दमन था, जो लूट खसोट करते थे। ठीक है, लुटेरे थे एक तरह से, उनका दमन इसी ने किया था। मराठा संघ का अंत भी इसी के समय में हुआ था। मराठा संघ का जो अंत था
और पेशवा को कानपुर में बिठूर में बिठा दिया गया था। 18 लाख रुपए पेंशन देकर बाजीराव को गद्दी से उतार दिया गया था। तो मराठाओं का भी इन्होंने पूरी तरह से संघ का जो है वो अंत कर दिया था। उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, इनके समय की जो घटना है 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा, वो एक ही घटना है। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इनके समय में। ठीक है, और यही था जो अकबर सेकंड से बराबरी के स्तर पर मिला था। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 में 26 तक। नेपाल का मैंने आपको ऊपर बताया था 1814 से 16 तक, और ये हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक। इसका समापन यांडवों की संधि के द्वारा हुआ था। ठीक है, यांडवों की संधि के द्वारा हुआ था, जो हुई थी आपके 1826 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है गवर्नर जनरल, वो है आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, इनके समय में जो है भारत अधिनियम पास किया गया था, जिसके द्वारा जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1833 में जो इनके एक्ट पारित होते थे उसके द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। इनका जो कार्यकाल था 1828 से 1835 तक था। तो अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। उनके समय घटना भी कुछ शायद याद होगी। पहली जो घटना है वो है सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत जो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। ठीक है, 1829 में। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में था और 1830 में ये संपूर्ण बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। इसके नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। दूसरा था ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ठीक है, और ये 1830 में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत भी कर दिया था। ठीक है, और अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। ये लॉर्ड मैकाले के उससे बनाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले की वजह से हुआ था। और उसके बाद है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। और जो महत्वपूर्ण है भारतीय रियासतों के प्रति इनकी जो नीति थी, तो एक तो 1831 में मैसूर की रियासत को, और 1834 में कुर्ग और कछार की रियासतों को इन्होंने अपने प्रदेश में मिला लिया था। ठीक है, इनके समय की तो यही जो है जो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। एक तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और सती प्रथा का अंत। ठीक है, ये पूछा जाता था ज़्यादातर। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ये लॉर्ड मैकाले के प्रयास से हुआ था। उसके बाद हैं आपके जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं चार्ल्स मेटाफाक। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जिन्हें बोला जाता है। इनके समय की बस यही घटना और कुछ नहीं है। चार्ल्स मेटाफाक 1835 से 36 एक ही साल का कार्यकाल रहा। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है, चार्ल्स मेटाफाक को बोला जाता है। ये डायरेक्ट है, आपको याद रखना है। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल रहा है 1836 से 1842 तक। ठीक है,
इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत भारी हानि हुई थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था वो 1838 में हुआ था, 42 तक चला था। इसमें अंग्रेज़ों को क्षति हुई और कुछ नहीं। त्रिपक्षीय संधि हुई थी शाहसूजा अफगानिस्तान का जो भगोड़ा सा था रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में, लेकिन बाद में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। इसी ने शेरशाह सूरी मार्ग है उसका नाम जीटी रोड रख दिया था। शेरशाह सूरी जो मार्ग है NH-1-2 जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो अमृतसर से, वैसे तो कटक से जाता था, अमृतसर से अभी कलकत्ता तक है जो, ठीक है, इसको जीटी रोड, ठीक है, ये था। उसके बाद है जो वो था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था, ये था 1842 से 44 तक, 2 साल का इनका कार्यकाल था। इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना है इनके समय की, लॉर्ड एलनबरो के काल की, वो है सिंध का विलय। सिंध का विलय, सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था 1843 में। ये इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है। इसी को लिख करके चार्ल्स नेपियर ने लिखा था, हमें सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण निष्ठा होगी। दास प्रथा का अंत दूसरा है, पहली घटना ये है, दूसरी है दास प्रथा का अंत। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दास प्रथा का अंत अधिनियम 5 के द्वारा 1843 में, ठीक है। चार्ल्स मेटाफाक मैंने बताया गया, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, और लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड, और लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। डेट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद रखने की, लेकिन फिर भी याद रहे तो ठीक है सीक्वेंस में। और उसके बाद जो है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है जो महत्वपूर्ण है, 1844 से 48 तक इनका कार्यकाल है। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था रणजीत सिंह के बाद, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। लाहौर की संधि किस द्वारा समाप्त हो गया था, संधि हुई थी सिखों के साथ, लाहौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हो गया था। नरबली प्रथा का भी इन्होंने दमन किया था। उसके बाद जो है आपके वायसराय जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है लॉर्ड डलहौजी। जैसे लॉर्ड बेजली थे ऐसे ही लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है वो है 1848 से 1856 तक, ठीक है। इनके समय की क्या महत्वपूर्ण घटना है, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेब्स, ठीक है, व्युत्पन्न का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, राज्य के हड़पने की नीति भी जिनको बोलते हैं। पहले तो है पंजाब का विलय, पंजाब का विलय जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, मैंने हार्डिंग के समय बताया। द्वितीय सिख युद्ध हुआ था जो 1849 में, वो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसमें पंजाब पर अधिकार कर लिया गया था, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है। ये इनके समय की पहली घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम का मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें डलहौजी ने 1852 में लोअर बर्मा और तथा पीगू का विलय कर लिया था, ठीक है, बाकी का बर्मा भी बचा हुआ था। उसके बाद है थर्ड है सिक्किम। सिक्किम राज्य के कुछ जो प्रदेश थे जिनमें दार्जिलिंग वगैरह से मिलते, उसने डलहौजी ने 1850 में इसको शामिल कर लिया था, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए डलहौजी फेमस है वो है व्युत्पन्न का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति। व्युत्पन्न का सिद्धांत भी जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जिसको बोलते हैं, या हड़पने की नीति भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे फेमस है, इसमें क्या था, इसने प्रदेशों को 3 उसमें हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है, जो भारतीय रजवाड़े थे। उनमें जो पहला था वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, नहीं किसी को कर देते हैं,
वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। दूसरा था वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट या पेशवा के नियंत्रण में हैं परंतु इस समय अंग्रेजों के अधीन हैं, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों की अनुमति लेना आवश्यक था। और जो रियासतें खुद अंग्रेजों ने जिनका निर्माण किया है उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो इस आधार पर उन्होंने बहुत से जो रियासतें थीं उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। सबसे पहले कौन सा है, जैसे उसकी सीक्वेंस हमने पढ़ी थी ऐसे इसमें है। पहले है, सबसे पहले इसमें कौन थे, सबसे पहले था इसमें सतारा राज्य, ठीक है। 1848 में इसको व्यापकन के सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ के अंतिम राजा थे वो थे अप्पा साहेब, अप्पा साहेब जो शिवाजी के वंशजों में से थे, ठीक है। दूसरी जो रियासत थी जो मिलाई गई थी वो थी जैतपुर, ये मध्य प्रदेश में स्थित था 1849 में। तीसरी जो रियासत थी वो थी संबलपुर, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित थी ये रियासत, इसको भी 1849 में मिलाया गया था। और यहाँ के जो शासक थे वो थे नारायण सिंह। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना, कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। संबलपुर, उसके बाद था बघाट 1850 में, ठीक है। बघाट था पंजाब राज्य में स्थित था, कैनिंग ने बाद में इसको वापस कर दिया था। बघाट के बाद था उदयपुर, ये दूसरे वाला उदयपुर नहीं, उदयपुर, उदयपुर है इसका नाम। तो ये जो राज्य था मध्य प्रदेश में स्थित था, कैनिंग ने बाद में इसको भी वापस कर दिया था, 1852 में मिलाया गया था, ठीक है। उसके बाद था झांसी, झांसी का तो पता ही होगा, 1853 में इसको मिला लिया गया था महारानी लक्ष्मीबाई। और सातवां जो झांसी का मैं बता दूं, यहाँ के जो शासक थे वो थे गंगाधर राव, जिनकी विधवा जी थी वो महारानी लक्ष्मीबाई जी, गंगाधर राव, ठीक है। उसके बाद नागपुर, नागपुर को भी मिला लिया गया था और ये भी 1854 में मिलाया गया था। रघुजी तृतीय यहाँ के राजा थे। उसके बाद अवध, अवध को कैसे मिलाया गया था, अवध को मिलाया गया था आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके, यहाँ कोई वंश वाली वो नहीं थी, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके यहाँ को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। यहाँ के जो शासक थे वो थे वाजिद अली शाह, ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा समर्थक था अंग्रेजों के राज्य का, और इसी कारण 1857 क्रांति में सबसे ज़्यादा यहीं का योगदान, वाजिद अली शाह यहाँ के शासक थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डलहौजी को करौली विजय की आज्ञा नहीं दी थी, ठीक है। तो ये है इनके समय के, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध व्यापकन की। उसके बाद इनके समय की जो घटना है वो, एक तो इन्होंने सैन्य सुधार किए थे, ठीक है, सैन्य सुधार इन्होंने किए थे, तोपखाने का निर्माण किया था जो मेरठ में स्थापित हुआ था, और शिक्षा संबंधी सुधार किए। शिक्षा सुधार, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो हुआ था, जो हम पढ़ते हैं शिक्षा में, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच हुआ था 1854 में, ठीक है, 53-54 में। तो शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और रेलवे लाइनों का जो विकास हुआ था, जो पहली रेलवे लाइन थी हमारे यहाँ पर मुंबई से थाने के बीच में चली थी 1853 में, ठीक है, तो वो भी इसी के समय चली थी। विद्युत तार, डाक सुधार, विद्युत तार और डाक सुधार वो भी डलहौजी के ही समय हुए थे, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है जो डायरेक्ट पूछा जाता है, वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी डलहौजी के समय में।
लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। ठीक है, तो ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप दोबारा से देख सकते हैं डलहौजी के समय की। पंजाब का विलय हुआ था डलहौजी के समय हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो इसके समय हुआ था। सिक्किम के कुछ एरिया को मिला लिया गया था। वेबगन का सिद्धांत इसके समय हुआ, ये मैंने बता ही दिया आपको। और सैन्य सुधार हुए। शिक्षा सुधार चार्ल्स बोर्ड का डिस्प्ले डलहौजी के समय है। रेलवे लाइन डलहौजी के समय। विद्युत तार डाक सुधार डलहौजी के समय। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना वो भी डलहौजी के समय हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। इसमें कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था, बाद में इसको वायसराय बना दिया गया था। वो हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया होगा। तो ये आपका यहाँ पर पहला जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या कुछ इसमें सुधार चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इसके कितना फ़ायदा मिला है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या क्या और इम्प्रूवमेंट आपको इसमें चाहिए या कुछ और वीडियो आपको किस तरह की चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।